ऑल राइट गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूथ कनेक्ट एंड इट इज़ आवर एपिसोड 4। मेरा नाम है सुमित और मेरे साथ है स्टूडियो में तुषार भाई। और आज हम एक और ज्योतिष के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है धन। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और तुषार भाई को भी चाहिए, बट है नहीं हमारे पास। तो कुंडली में धन कैसे आता है, कैसे नहीं आता, किस किस तरह से कौन सी कुंडली में धन आता है, ये सारे टॉपिक पे हम बेसिकली बात करेंगे। तो तुषार भाई वेलकम वंस अगेन। तो आप फिर बताइए कि कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी कुंडली में पैसा आता है। तो देखो भाई, कुंडली में अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी हो, हेल्थ वेल्थ रिलेशन या पावर, किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना हो तो हमें जा करके मोटा मोटा 3 लेवल के ऊपर देखना होता है। पहला कि एक ग्रह कैसा है, दूसरा आपकी कुंडली के घर कैसे है, तीसरा उस कुंडली का ज़ोडिएक साइंस कैसे है। ये मोटा मोटा 3 लेवल के ऊपर एक एनालिसिस लगता है। तो पहला जान लेते हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको पैसा देते हैं और किस तरीके से देते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखो भाई, जो हमारे 9 के 9 ग्रह है ना, ये पैसा दे, सारे के सारे ग्रह पैसा देते हैं। ठीक है। ठीक है। बट कुछ ग्रह ऐसे है, एक ग्रह ऐसा है जो लीड ग्रह है एज फार एज मनी इज कंसर्न, एज फार एज लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इज कंसर्न। अच्छा। उस ग्रह का नाम है शुक्र, वीनस। हाँ। इस ग्रह की अगर पोजीशन आपकी कुछ सर्टेन तरह की पोजीशन चार्ट के अंदर ऐसी बन जाती है कि ये ग्रह आपको एक बिलियनियर मिलियनियर लेवल तक भी पहुंचा सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है। वैसे तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपको पैसा देते ही देते हैं, राइट। बट हर ग्रह का पैसा देने का तरीका अलग है। जैसे अगर आपकी कुंडली में राहु आपको पैसा दे रहा होगा, तो राहु या तो आपको गलत तरीके से पैसा देगा, ब्लैक मनी देगा। ओके। जैसे लोग हवाला करते हैं और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, डकैती करते हैं। हाँ। ये सारे अगर किसी को इन सब चीज़ों से लाभ हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी कुंडली के अंदर राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा। ओके। जुपिटर अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो इंसान को क्लीन मनी देता है, क्लीन वेल्थ देता है। उसके अंदर कम से कम इम्प्योरिटीज़ होगी, कम से कम नेगेटिव, कहते हैं ना, कम से कम बद्दुआओं का पैसा होगा, काइंड ऑफ दैट। तो आपको सारे ग्रह कुछ ना कुछ मीन्स बनाकर, मीडियम बनाकर पैसा देते हैं। अब ये तो कर ली हमने ग्रहों की बात। अब दूसरी बात करते हैं कुंडली के घरों की, जो हमारे 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर। देखो, कुंडली में ना ये चार घर, 4 या 5 ग्रह ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको पैसा देते हैं। सबसे पहला है कुंडली का दूसरा घर, सेकंड हाउस। ठीक है। इसको ये आपकी बैंक अकाउंट की सेविंग्स को भी दिखाता है कि आप कितना पैसा बचा पाओगे, कितनी सेविंग्स कर पाओगे। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितनी वेल्थ है उसको भी दिखाता है। दूसरा है छठा घर, 6th हाउस। 6th हाउस जो होता है ना, वो कुंडली की जॉब का होता है। जब ये मजबूत हो जाता है तो ये जॉब से पैसा देता है इंसान को। तो मेरा वही मजबूत है। आप बिल्कुल सही बोला आपने। आपकी कुंडली में मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठा है, और हमने शायद डिस्कस भी करा था पहले ये। हाँ। और तीसरा आता है कुंडली का 7th हाउस। 7th हाउस होता है आपके बिजनेस का, हाउस ऑफ बिजनेस। जब ये मजबूत हो जाता है तो इंसान कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस, इन सबसे पैसा कमाता है। ठीक है। अगला होता है 10वां घर कुंडली का, इसे कहते हैं हाउस ऑफ करियर, 10th हाउस। अच्छा। ठीक है। ये आपको स्ट्रांग है, कहीं से भी पैसा दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है जॉब से देगा, बिजनेस कहीं से भी दे सकता है। बहुत सारी चीज़ों के एनालाइज करने के बाद पता चलेगा वो कुंडली में। समझ गया। इसके बाद एक घर आता है 11वां घर, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ गेन्स। ये घर जो है ना, कुंडली में जिस भी घर के साथ, जिस भी दूसरे घर के साथ जुड़ जाएगा, ये उस घर को मल्टीप्लाई कर देता है। ओके। जैसे दूसरे घर, हमारा जो सेकंड हाउस होता है, वो हमें पैसा भी देता है, वो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है, वो हमें हमारी फैमिली को भी बताता है। तो अगर दूसरे घर का लॉर्ड 11वें घर में बैठ गया अपनी एनर्जीज को लेकर के, तो दूसरे घर की जो टेंडेंसीज है उसको कहीं गुना मल्टीप्लाई कर देता है। अच्छा। तो ऐसे ही अगर मान लो 2, 6, 10 इनके, और ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है दूसरे घर का लॉर्ड 11 में बैठा है, एक है छठे घर का लॉर्ड 11 में बैठा है, एक है 10वें घर का लॉर्ड 11 में बैठा है। तो ये उन सब सारे घरों को मल्टीप्लाई कर देगा। 11वें घर के अंदर इतनी पावर है। और ऐसा नहीं बाकी घर पैसा नहीं देते, 9वां घर भी पैसा देता है, 5वां घर भी पैसा देता है, बट उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं देते जितना 10वां घर और छठा घर दे देते हैं। समझ गया। और इसमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे इन सब चीज़ों को ना लोगों ने एक टर्म दी हुई है जिसका नाम है राजयोग। राजयोग। अच्छा। हाँ। कि आपकी कुंडली के अंदर ये राजयोग है। राजयोग बेसिकली क्या है कि किसी कुंडली के अंदर पैसा है, पावर है,
वो राजयोग वो है। जब से स्टार्ट हो रहा है वो उसी को राजयोग बोल देते हैं। राइट। देखो राजयोग का एक्चुअल मतलब क्या है। राजयोग, बहुत सारे लोग कुंडली आते हैं लेकर के कि भाई मेरी तो कुंडली में राजयोग है बट मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये नहीं है। तो पहली पहली चीज़ तो समझो कि राजयोग का ये मतलब नहीं है कि आप राजा बन जाओगे। राजयोग राजयोग का मतलब है यू विल गेट अ टेरिटरी टू रूल। जैसे एक मैनेजर है, आपके ऑफिस के अंदर एक मैनेजर है, उसके पास एक टेरिटरी है रूल करने के लिए, तो उसकी कुंडली में भी राजयोग होगा। बट देखो मैं जो एनालिसिस करता हूँ ना वो कभी भी राजयोग के बेसिस के ऊपर नहीं करता हूँ। 4-5 चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होती है। पहली चीज़ है पैसा, दूसरी चीज़ है हेल्थ, तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप्स, ठीक है, चौथी चीज़ है आपके लाइफ में अंदर आपको पावर चाहिए, फेम चाहिए। ये 4-5 चीज़ों के ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं। समझ गया। अब इसके बाद आते हैं कुंडली के ज़ोडिएक साइंस। ज़ोडिएक साइंस कौन कौन से पैसा देती है ये समझ लेते हैं। जो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन है वो आपकी लाइफ में स्टेटस को बताता है, आपके पैसे को भी बताता है। अच्छा, कुंडली के घरों में एक और बात आती है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में एक 8th हाउस होता है, 8वां घर। जब ये कुंडली में 11th के साथ जुड़ जाता है, मान लो 8th हाउस का लॉर्ड 11th में अंदर बैठ गया, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है उस पर्सन के गलत तरीके से पैसा कमाने की, एक अनक्लीन मनी कमाने की। या फिर या तो वो अनक्लीन मनी होगा या फिर उस पर्सन के पास अनअर्न्ड मनी होगा, अनअर्न्ड वेल्थ होगी जो कि उसकी खुद की कमाई हुई नहीं होगी बट किसी और ने, उसके फादर ने कमा करके उसको दे जो दी। हमने मयंक जी की कुंडली में देखा था पिछली बार, राइट? एग्जैक्टली। तो किसी ने उनको कमा करके दे दियो। ये सब चीज़ें हम मतलब उनकी कमाई का जरिया कोई और बना हो, जरिया कोई और बनाओ या फिर कमाई गलत तरीके की हो, ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है। 8वें घर और राहु ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरी कुंडली में तो ये इतने सारे अच्छे खासे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं बट मुझे लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि देखो हर ग्रह जो होता है ना उसका एक, आपको जो भी चीज़ देनी है उसने आपको लाइफ में, उसका एक पीरियड डिटरमाइंड है, ठीक है। हर ग्रह की एक मैच्योरिटी एज है। जैसे अगर आप एग्जांपल दोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सक्सेस, टैलेंट, स्किल्स जो थे उनके अंदर तो पहले से ही थे, राइट, पहले से। बट जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो 41 की एज के बाद मिली। 41 की age क्यों? में, हाँ। क्योंकि उस ग्रह का पीरियड और ऊपर से उस ग्रह की मैच्योरिटी वो 41 के बाद एक्टिवेट हुई उनकी लाइफ में। तो इसीलिए हर ग्रह का एक पीरियड है, हर ग्रह का एक दशा का पीरियड होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, महादशा होती है, अंतरदशा होती है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ती है, तब जा करके आपको पता चलता है कि। एक बात बताओ, फिर जैसे अनक्लीन मनी है ये कुंडली में, ये भी कर्मों के फलों के हिसाब से मिलती होगी, ये कैसे मिलती है? मतलब जैसे हमने पास्ट में बात करा था कि कुछ कर्म करे उसका हमें फल मिलता है, राइट? तो इसका क्या सिस्टम होता है अनक्लीन मनी का भी? देखो अनक्लीन मनी के पीछे क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, ये कहीं ना कहीं मोटे मोटे लेवल पे तो देखो डिस्टाइंड होती है ये चीज़। क्या होता है देखो, कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो दूसरे बंदे को देख रहे हैं गलत तरीके से कमा रहा है और बोलते हैं अरे पैसा तो ऐसा ही चाहिए। मेरा दोस्त है टू बी ऑनेस्ट, वो मुझसे कहता रहता यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 4-5 करोड़ रुपए एक साथ कहीं से आ जाए। सही बता रहा हूँ मैं। और वो यही चाहता है, मतलब कि 4-5 करोड़ का और ज़्यादा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए और कुछ बस आराम से अपना चिल करो, काम करते रहो अपना छोटा मोटा जो चल रहा है। लेकिन उसे लगता है कि मोटा पैसा कहीं ना कहीं से ऐसे ही आ जाए बिना कुछ करे हुए। हाँ, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उन लोगों की कुंडली के अंदर इस तरह का योग, इस तरह का कॉम्बिनेशन क्यों बनता है कि 8वां घर मजबूत हो गया या फिर राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जो उनको एक अनक्लीन वेल्थ दे रहा है कहीं ना कहीं। तो उसके पीछे देखो रीज़न क्या होता है, कभी ना कभी इन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसा डिज़ायर रखा होता है, एक डिज़ायर रखा होता है। देखो पहले इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझा देता हूँ। एक तो है भगवान जो कि हम बोलते हैं ये क्रिएटर है, ठीक है, पर एक है आपके हमारे जैसे लोग, हम लोग हैं को क्रिएटर है। फाइनल अप्रूवल तो हर चीज़ पे भगवान का ही लगता है, ठीक है, फाइनल अथॉरिटी जो सिग्नेचर है वो तो उन्हीं का है, बट हम भी साथ में को क्रिएटर्स हैं। हम जो डिज़ायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मैं डिज़ायर कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत लग्जरीज हो, अगर उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जितने मेरे पास गुड डीड्स है, मतलब पुण्य है, तो वो डिज़ायर मेरा एक कर्मा बन जाएगा और कभी ना कभी किसी लाइफ में फलीभूत हो जाएगा। तो बहुत से लोग देखकर ये भी बोलेंगे कि मेरा डिज़ायर जो है, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ बट मेरे डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होते।
वो ज़रूरी नहीं है आपकी इसी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है अगली में क्योंकि आपके चार्ट में एक तरह सर्टेन तरह के कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं वो जो पहले से लिख के आ गए मतलब। हाँ वो तो पहले से लिख दिए गए हैं। अब अगर आप वो आपका डिज़ायर उन कॉम्बिनेशंस के सपोर्ट में होगा, मान लो आपकी कुंडली में पैसा है 100 करोड़ रुपए है, अब आपने और इच्छा मांग रहे हो तो वो तो ऐड ऑन हो जाएगा, 100 रुपये में 2 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। बट आपकी कुंडली में है ही नेगेटिव चीज़, तो आप वो फिर डिज़ायर वो आगे जाकर मैनिफेस्ट होगा, आगे किसी लाइफ में जाकर मैनिफेस्ट, वो भी जब आपने उसके लिए उतने पुण्य किए हैं। एग्जैक्टली उतने गुड डीड्स करे हैं। तो ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ्स में ये मांगा होता है, अपनी डिज़ायर रखा होता है कि मुझे भी इसी तरीके का पैसा चाहिए, कोई सामने वाला गलत तरीके से कमा रहा है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, कुछ करना ना पड़े बस आ जाए, और वो फिर इस जन्म में मैनिफेस्ट होकर उनको मिलने लगता है। बट हैविंग सेड दैट, कभी भी अगर कोई ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रही हो और ये सोच रही हो कि अब तो मेरी कुंडली में ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ, गलत पैसा कमाने का है और मैं तो क्या कमाता तो ये कुंडली में लिखा हुआ आपकी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसका भी आपको आगे सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपने ही डिज़ायर रखी थी, आप को क्रिएटर हो, आपने डिज़ायर रखी थी, वो अब उसका अप्रूवल लग गया और आज वो मैनिफेस्ट हो गई। हाँ, लेकिन उसकी सज़ा मिलेगी। उसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि डिज़ायर तो आपका था। हाँ, डिज़ायर आपका था और गलत डिज़ायर था, तो कोशिश करो कि वो गलत तरीके से पैसा ना लो। अच्छा देखो, डिज़ायर्स के ऊपर मैं एक और बात बताना, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये इन्होंने कितना अच्छा काम करा हमारी सोसाइटी के लिए। अब इनके ये ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि इन्होंने भी कभी ना कभी अपने मन में ये डिज़ायर रखा होगा कि मेरे को अपने देश के लिए जान देनी है, और ये डिज़ायर जो है ये आज मैनिफेस्ट हो गया और ये एक बहुत गुड डीड, बहुत पॉजिटिव कर्मा में काउंट हो गया। आप समझ रहे हो बात को? तो आप ही का डिज़ायर है जो आपको गिरा भी सकता है, आप ही का डिज़ायर है आपको उठा भी सकता है। जैसे कि मान लो मैं इस लाइफ में इंस्पायर्ड हो जाऊं फौजियों की लाइफ से और बोलूं कि यार मुझे भी कभी ना कभी ऐसे देश के लिए जान देनी है, तो वो इस जन्म में ना तो अगले जन्म में मैनिफेस्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। तो इस हिसाब से तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रहा है कि बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि किसी का बच्चा नहीं होता या किसी की शादी नहीं होती, किसी की वाइफ नहीं होती, और वो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। तो व्हाट आई कैन रिलेट इज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की शादी हो गई, शादी के बाद भाई वो ज़्यादा परेशान है। आपने देखा आजकल तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं और बहुत समस्याएं बन जाती हैं जल्दी, पहले नहीं होती थी इतनी, आजकल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो पूरे टाइम यही कहते रहते हैं भगवान बस शादी ना हो, शादी ना हो, शादी ना करें, शादी क्यों कर ली, शादी को लेकर उनके बहुत सारे रफड़े होते हैं। तो फिर वही मैनिफेस्ट होकर किसी ना किसी जन्म में उनकी शादी नहीं मिलती, मतलब नहीं होती, तो उनकी वो जो है पूरी हो जाती है मनोकामना। या किसी को बच्चे नहीं होते तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी वजह से परेशान होकर गुस्से में वो मांगा होगा भगवान से। तो इससे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि भाई आप एकदम ऐसा मत मांगो कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं, पानी तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा मत मांगो कि दे देना, अच्छा दे देना। देखो इस पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा। मैं अगर आप मांगना चाहते हो आप मांगो, बट अपने डेटी, अपने देवता, भगवान जिसको आप मानते हो उसको बोलो आपकी मर्जी हो तो इस पे अप्रूवल देना, अच्छा, वरना अप्रूवल मत देना। हाँ। अच्छा, आपने कभी सुना है एक भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात बोली है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका पर्पस क्या है? ये एक्चुअल में तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लिया कि है ना, मटेरियल चीज़ों के लिए, बट एक्चुअल में ये लाइन एक बहुत ही स्पिरिचुअल लाइन है। इसका बोलने का तरीका ये है, भगवान कृष्ण ने जो बोला है कि आप अगर मान लो कर्म करते हो, आपने कुछ अच्छा करा, अपनी ड्यूटीज, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने निभाई, अगर उसके साथ में आपने एक इच्छा जोड़ दी, डिजायर जोड़ दिया, ठीक है, आपके अकाउंट में पुण्य तो क्रेडिट हुआ, गुड डीड तो क्रेडिट हुआ, बट साथ में अब वो एक इच्छा के अंदर कन्वर्ट हो गया, कर्म आपका एक कर्मा बन गया जो आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके लाइफ में सफ़र करना पड़ेगा। तो जो लोग, बहुत सारे लोग मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं हूँ पर बहुत से लोग होते हैं जो मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए उनको फिर बार बार रीबर्थ लेना पड़ता है क्योंकि उनके कर्मा पेंडिंग है, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो। और इसी के अंदर भगवान कृष्ण ने जो बात करी है कर्म योग की, कर्म योग मतलब आप अपने कर्मास के थ्रू एक मुक्ति की स्टेट को, मतलब आपको बार बार बर्थ नहीं लेना पड़े, एक ऐसी स्टेट को आप हासिल कर सकते हो। तो दो कर्म योग बताए गए हैं, एक है निष्काम कर्म योग, एक है सकाम कर्म योग। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि आप कभी किसी के लिए अच्छा करो तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, इसी को कहते हैं निष्काम कर्म योग। क्योंकि द मोमेंट आपने एक्सपेक्टेशन रख दी, आपने किसी को 10 रुपए दिए,
और आपने ये समझा कि मुझे 100 रुपये मिल जाए या इसके बदले 100 रुपये मिल जाएंगे, हो सकता है अगली लाइफ में मिले, अगली 2 लाइफ बाद मिले, मिल जाएंगे, बट क्या पता भगवान ने आपको और उससे बेहतर देना हो। हाँ, समझ रहे हो? 500 देने हो, 500 देने आप हो, 100 ही मांग के बैठे हो। या हो सकता है आपके कर्मास के अकॉर्डिंग कुछ आपने अपनी हेल्थ डैमेज कर रखी हो, भगवान ने उस समय पर आपके लिए कुछ विधियाँ बनानी हो जिससे आप उससे निकल पाओ। हाँ, हेल्थ अच्छी कर देगा, डोनेट करके आप वो कहीं भी इम्पैक्ट कर सकता है यदि भगवान के हाथ में रहेगा। यदि अपने आपने मांग लिया तो फिर वही मिलेगा जो मांगा हुआ है। राइट, जैसे बहुत सारे लोग अपनी डेथ के बाद बॉडी डोनेट अगर करते हैं, अगर उसके पीछे वो एक इंटेंशन रख ले कि मैं बॉडी डोनेट कर रहा हूँ, मुझे अगले जन्म में राजा का घर में जन्म दिया जाए, हो सकता है वो जन्म मिल भी जाए, बट आपके लिए वो बेस्ट होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता। ये नहीं पता। जैसे एक तरीके, इसको और एग्जांपल से मैं थोड़ा स्ट्रेच करूंगा। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये को ऐसे समझो आपने वो पुण्य करे है, इसलिए आपकी जेब में वो 100 रुपये हैं, ठीक है। आप दुकान पे जाते हो, आप दुकान पे जा करके 5 पैकेट चिप्स के ले आते हो, ठीक है, वो 100 रुपये आप खर्च देते हो। वहीं पे आपके फादर, अगर मान लो आप छोटे बच्चे हो, आपके फादर आपके साथ जाते हैं, उनको पता है ये चीज़ हेल्दी अनहेल्दी है, आपको नहीं पता क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप तो टेस्ट देख रहे हो, बट आपके फादर को पता है वो चीज़ अनहेल्दी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके लिए जो बेस्ट चीज़ होगी उस 100 रुपये में वो दिलवाएंगे, चने दिलवाएंगे और जो भी अच्छा होगा वो दिलवाएंगे। तो ये फ़र्क है निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग में। तो जब भी आप पूजा करने के बाद भगवान से मांगो, कुछ मत मांगो, भगवान के हाथ ऊपर छोड़ दो, भगवान अपने आप आपको देंगे, बेस्ट पॉसिबल देंगे। या मांगो तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट रख दो कि आपकी मर्जी हो, हाँ, एक कंडीशन रख दो, आपकी मर्जी हो तो दे देना, अदरवाइज मत देना। तो आज हमारे 2 दर्शकों ने हमें अपनी कुंडली एनालाइज करने के लिए भेजी है, जो कि हम अभी करेंगे। तो सर भाई बताएंगे कुंडली को डीप एनालिसिस करके कि उस कुंडली में क्या है, क्या उनको मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, कैसी रहेगी उनकी लाइफ। तो सर भाई, तो जो हमारे पहले दर्शक है उनका नाम है जतिन। तो देखिए जतिन जी, आपकी कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली जो है वो फेम पर्सपेक्टिव से, सोशल रिकॉग्निशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपकी लाइफ के अंदर 3 स्टेपिंग स्टोन्स है, जिसमें आप 3 स्टेपिंग स्टोन्स एज है जिसमें आपको ग्रो करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। वन ऑफ देम इज जो आपकी नेक्स्ट मंथ ही लगने वाली है 21 साल की उम्र में, जिसका 21 साल की उम्र में आपका सन जो होता है, जिसे सूरज ग्रह कहते हैं, वो एक्टिवेट होगा। और आपकी कुंडली में, जैसा आपने हमें बताया अभी कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके ऊपर आप ज़्यादा एक्टिव है, एज एन इन्फ्लुएंसर आप ग्रो करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप एज एन इन्फ्लुएंसर ग्रो कर जाओ। आपका ये जो लाइफ का स्पैन है 21 से 22 साल का, जो रिसेंटली 2024 से 25 का पीरियड है, ये बहुत ही अच्छा जाएगा। हो सकता है आपकी फैन फॉलोइंग, सब्सक्राइबर में अच्छा खासा आपको बूस्ट मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ के अंदर 2-3 और ऐसे स्टेजेस है जहाँ पे आपको फेम के अंदर, पैसों के अंदर, लाइफ के अंदर बूस्ट मिलेगा, करियर बूस्ट मिलेगा। वन ऑफ देम इज एट द एज ऑफ 23 to 24, सेकेंड इज एट द एज ऑफ 24 to 25 एंड थर्ड इज एट द एज ऑफ 31 to 32। ये 3 पीरियड ऐसे हैं जिसमें आपको लाइफ में पैसा, सोशल रिकॉग्निशन, ये सब कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बस इस कुंडली का एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखता है वो ये है कि आपकी जो 27 से 28 की एज है उसके अंदर आपको हो सकता है जो आपने इमेज बिल्ड करी हो अपनी लाइफ के अंदर, एक सब्सक्राइबर बूस्ट आपको मिला हो अच्छा खासा। कुछ लोग ऐसा हो सकता है आपको ऐसे मिले जो आपकी इस इमेज को डैमेज करने के पीछे लगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज इंस्टाग्राम ग्रो हुआ और किसी ने हैक कर लिया और वो चला गया, इंस्टाग्राम हो जाता है एक। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है कि वो आपके आसपास के कोई दोस्त यार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अच्छा, क्लोज कोई करेगा ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जो आपकी इमेज को डैमेज करने के पीछे लगा हुआ हो। बट ओवरऑल मैंने बोला ना, आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा दम है, आप एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इवन अगर आप बॉलीवुड तक में भी ट्राई करते हो, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। दिस इज गुड साइन फॉर यू मिस्टर जतिन। तो अब आते हैं अपने दूसरे दर्शक की कुंडली की तरफ। तो हमारे एक दर्शक हैं SS, उनका पूरा नाम नहीं देंगे, तो सर भाई बताइए। तो देखिए SS जी, आपके चार्ट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज का होना। आपका 12th हाउस का लॉर्ड, आपकी जो लगन है, असेंडेंट है, वो है कैप्रिकॉर्न, मकर लगन।
और 12वां घर में धनु राशि पड़ रही है। धनु राशि होती है बृहस्पति की, जुपिटर की। तो ये जो लॉर्ड है वो 8th हाउस के अंदर 8वें घर में बैठ गया है। और जब ये 8 और 12 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, स्पेशली एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड। ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इवन हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग बन जाते हैं। दैट इज़ वाई हो सकता है आपको 2022 से 23 का एक स्पैन रहा हो, लगभग 1 साल का, जिसके अंदर जुपिटर जो थे वो अपनी ओन साइन में थे, गोचर में, मीन राशि में थे। तो जब जुपिटर एक स्ट्रेंथन पोजीशन में बैठे हुए थे तो हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आए हो, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आई हो। अब सेम तरीके के योग कहीं ना कहीं नवंबर 2024 के बाद कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बन रहे हैं, बट आपको अब इसके लिए रेमेडीज़ क्या करनी है वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हर थर्सडे को आपको बनाना या जो येलो दाल होती है वो चीज़ें डोनेट करनी है। एनी ऑफ देम, इट इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डोनेट, आपकी चॉइस है पूरी। केला डोनेट करना चाहते हो तो आप केला कर सकते हो, दाल डोनेट करना चाहते हो तो दाल कर सकते हो। सेकेंडली, क्योंकि कुंडली में आपके ऐसे योग है कि आप हॉस्पिटल या क्लिनिक के चक्कर बार बार मारोगे, आप डॉक्टर्स के चक्कर बार बार मारोगे, अपने पैसे खर्च करोगे, तो क्योंकि डेस्टिनी आपको उस चीज़ में ट्रिगर कर रही है, पुश कर रही है, तो उसको आप बाय चॉइस सफ़र करो। फॉर एग्जांपल, आपको क्या करना है, हॉस्पिटल क्लिनिक के चक्कर आप खुद जा करके अपने आप ही बाय चॉइस माराओ, उसके बाहर चले गए या कुछ कराए। और आप अगर ये चाहते हो वो बीमारी आप पे ना आए, तो जो बीमार लोग हैं, जो असहाय लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, ज़्यादातर होते हैं बहुत सारे लोग जिनके गरीब होते हैं, बेटे साथ नहीं देते, ऐसी ओल्ड एज मदर्स होती है, तो ऐसे ओल्ड एज हेल्पलेस पीपल्स जो होते हैं कई बार वो बहुत बीमार भी होते हैं, तो आप उनकी बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च करो, जिससे कि आपको अपनी बीमारियों के ऊपर पैसा खर्च ना करना पड़े। तो ये सब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है इस कुंडली के अंदर जो मुझे लग रही है। और कुंडली की देखिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि आपकी सेजिटेरियस साइन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, आपकी धनु राशि है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लाइफ के अंदर आपकी जो मदर आपको एडवाइस देगी, वो एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एडवाइस आपके लिए वर्क करेगी ही करेगी। तो अपनी मदर की एडवाइसेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीरियस लेना है, बहुत सीरियस लेना है, उसको मजाक में नहीं लेना कभी भी, उस पर काम करना है, उसके उसको ऊपर मानना काम है। करना है। चलो, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कुछ भी आपका पॉइंट्स है तो आप कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं, जो कि है youth.connect1। हर बार मैं गलत बता देता था, youth_connect1, जो कि इस बार गलती हमने सुधार ली है, तो इट इज़ youth.connect1 है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप उस पर अपनी डिटेल्स साझा करें और हम आपकी कुंडली फ्री में आपको देके बताएंगे। नो वरीज, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, हेयर टू हेल्प यू।